हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की ये हमारी 11 नंबर की क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, शिव सिंह सरोज के रचनाकार है। अ राजा राममोहन राय, ब शिव सिंह सेंगर, स शिव कुमार सिंह, द शिव पूजन सहाय। तो देखिए, इसके शिव कुमार सिंह शिव सिंह सेंगर है, वो इसके रचनाकार है, शिव सिंह सेंगर। अब देखिए, जो शिव सिंह सरोज है, इसका जो रचना काल है उसकी बात करें तो ये 1883 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई। 1883 ईस्वी के अंदर। और इतिहास लेखन का ये दूसरा ग्रंथ था, यानी प्रथम है जो गारसा दत्तासी है उसने लिखा था और दूसरा वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। इसके अंदर क्या है, 1000 जो कवि है, 1000 कवि है उसका वर्णन है, 1000 कवियों का वर्णन इसके अंदर है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसका जो प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, ये कितने नंबर का था, दूसरे नंबर का था, इसके अंदर कितने कवियों का वर्णन है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बात कर लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। सर जॉर्ज गिरिसन द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ब हिंदी साहित्य का इतिहास, स इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो सर जॉर्ज गिरिसन थे उनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो ए वाला है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसकी जो प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका जो प्रकाशन है वो किसने करवाया था, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका थी, उसके विशेषांक के रूप में, उसके विशेषांक के रूप में आप ये प्रकाशित हुआ था। तो याद रखना है, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका है, उसके विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। भाषा की बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसके अंदर 11 अध्याय थे। कितने अध्याय थे, 11 अध्याय थे। और जो गिरियसन है, उस गिरियसन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। भक्ति काल को क्या कहा था, स्वर्ण युग कहा था। तो देखिए, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं और ऐसे ही हम अध्ययन करते चलेंगे तो आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण है वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और कब लिखा था, 1929 में। 1929 में इसका प्रकाशन वर्ष था। इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ये है जो गारसा दत्तासी की रचना, जो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था जो फ्रेंच भाषा में था, फ्रेंच भाषा में था। और इसका प्रकाशन है वो 2 भागों में हुआ था। कितने भागों में हुआ था, 2 भागों में। एक भाग है वो 1839 ईस्वी था और दूसरा वो 1847 ईस्वी था। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। मिस्र बंधु विनोद का रचना काल है। 1912 ईस्वी, ब 1913 ईस्वी, स 1914 ईस्वी, द 1915 ईस्वी। तो देखो, मिस्र बंधु विनोद है वो मिस्र बंधुओं की रचना है, मिस्र बंधुओं की रचना है और इसका प्रकाशन है वो 1913 ईस्वी है, यानी रचना काल है 1913 ईस्वी। अब देखिए, ये 4 भाग थे। इसके कितने भाग थे, 4 भाग थे। अब 4 भागों में से जो प्रथम 3 भाग थे उसका जो प्रकाशन है वो 1913 ईस्वी है, 1913 ईस्वी। और जो चौथा भाग था, चौथा भाग था, उस चौथा भाग का जो प्रकाशन है वो 1900 क्या है, 14 ईस्वी है, 1914। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1913 और 1914। इसके अंदर 5000 कवि है उनका वर्णन किया गया है, 5000 कवि है उनका वर्णन है। तो आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था, दूसरे भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था, तीसरे भाग का 1913 में हुआ था, ठीक है, और चौथा भाग है उनका 1914 में हुआ था, ठीक है। 8 कालखंडों में इसको विभाजित किया गया है, यानी इसको जो मिस्र बंधु विनोद है इसको 8 कालखंडों में विभाजित किया गया है।
आगे बात करें तो जो रामचंद्र शुक्ल है, जो रामचंद्र शुक्ल है, उस रामचंद्र शुक्ल ने जो कवियों का जो वर्णन अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, तो इसके अंदर 5000 कवियों का वर्णन है। तो यहां से ही उन्होंने इसका जो मैटर है वो लिया था। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि जो रीतिकाल के जो कवि है उनका जो परिचय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी ग्रंथ से लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है। अ मोहनलाल मिश्र, ब हजारी प्रसाद द्विवेदी, स नलिनी विलोचन शर्मा, द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, द वाला ऑप्शन है। इसकी प्रकाशन के ऊपर हमने चर्चा कर ली है, 1929 ईस्वी के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। सर्वप्रथम जो इसका प्रकाशन हुआ था तो वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। दूसरी बात है, हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है ना जो काल का विभाजन किया, तो आदिकाल है, उस आदिकाल का नाम इन्होंने वीरगाथा काल रखा है, वीरगाथा काल रखा है। फिर जो भक्ति काल है उसको पूर्व मध्यकाल का है, पूर्व मध्यकाल। और दूसरी बात रीतिकाल है उसको उत्तर मध्यकाल का है, उत्तर मध्यकाल का है। और आधुनिक काल है उसको गद्य काल का है, गद्य काल का है। तो ये बातें आपको रखना है याद। वीरगाथा काल है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, किसको कहा था, आदिकाल को कहा था। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा था। दूसरी बात है, इन्होंने ईस्वी सन में इसका काल विभाजन नहीं किया, विक्रमी सन में कहा किया है। तो विक्रमी सन में कब से कब तक किया है, जो प्रथम वीरगाथा काल है उसको इन्होंने 1050 से लेकर 1375 तक, जो विक्रमी सन में है, विक्रमी सन में। फिर भक्ति काल की बात करें तो उसको 1375, आगे 1375 आएगा, 1375 से लेके 1700 विक्रमी तक रखा है। फिर रीति काल की बात करें तो रीति काल को इन्होंने 1700 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी तक रखा है। फिर आगे हमारा आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल को इन्होंने 1900 ईस्वी से लेकर 1984 सॉरी 1900 विक्रमी से लेकर 1984 विक्रमी तक रखा है। तो ये काल विभाजन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और इनसे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, उससे पहले थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार है। अ डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ब डॉक्टर नागेंद्र, च आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। किसकी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाते। बात कर लेते हैं इसकी प्रकाशन वर्ष की, तो 1938 में इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1938 ईस्वी। इसके अंदर 693 ईस्वी से लेकर 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का विवरण दिया गया है, यानी 1000 वर्ष का इसके अंदर वर्णन दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, उस डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो स्वयंभू को माना है, हिंदी का प्रथम कवि है वो किसको माना है, स्वयंभू को माना है। परंतु स्वयंभू क्या है, वो अपभ्रंश के है, स्वयंभू क्या है, अपभ्रंश के है। परंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन है वो अगले पैराग्राफ में है। यानी आपको जो बताया जा रहा है प्रत्येक लाइन है वो मेरे मुंह से बोली गई महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी चीजें बताई जा रही है एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का आप अच्छे से अध्ययन करें। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ का नाम पूछा है। अ में हिंदी साहित्य की भूमिका, ब हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, स हिंदी साहित्य का आदिकाल, द में है उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी यानी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों ही रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद की है। अब देखिए जो प्रथम जो है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 में प्रकाशित हुई थी,
1940 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, ये 1952 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तो याद रखना सारी चीजों। हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो 1953 में प्रकाशित हुई थी। तो ये इनके प्रकाशन का वर्ष है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक है। वह मोतीलाल मेनारिया, वह भोला शंकर तिवारी, स डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, द डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। तो 7 नंबर में हमारा ए वाला ऑप्शन है मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा है वो मोतीलाल मेनारिया की रचना है। बात कर लेते हैं हम जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, इस लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य, तो ये रचना है वो हमारे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की। टीकम सिंह तोमर की बात करें तो टीकम सिंह तोमर की रचना हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य। लिखने में थोड़ी ये पेन थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप जो मैं बोलूं उसका विशेष प्रकार से ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो डॉक्टर टीकम सिंह तोमर है, उसकी रचना हिंदी वीर काव्य। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का रचना काल है। हम जो रिवीजन की जो क्लासें ले रहे हैं उसके अंदर कई बार नाम आ चुका है, तो इसका रचना काल है वो बताना है। 1960 ईस्वी, ब 1964 ईस्वी, स 1965 ईस्वी, द 1966 ईस्वी। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। इसके रचना काल की बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त है। गणपति चंद्र गुप्त, तो गणपति चंद्र गुप्त है वो इसके रचनाकार है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत, ब हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, स हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, द राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो देखिए इसके अंदर ब वाला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अब देखिए इसके नाम से आपको ये याद रह जाएगी रचना नलिन विलोचन शर्मा। तो देखो विलोचन है ना, इसके अंदर देखो लोचन आ रहा है, लोचन आ रहा है, और लोचन का मतलब क्या होता है, आंख होता है। लोचन का मतलब क्या होता है, आंख होता है। तो देखते किससे, आंख से। तो यहाँ पर देखो दर्शन आ रहा है, तो दर्शन कर रहे हैं, तो आंखों से कर रहे हैं। इसलिए नलिन विलोचन शर्मा की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। दूसरी बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो अतीत है वो है विश्वनाथ की रचना। विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है आगे, तो ये इसकी रचना है। फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है वो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है, ये भी याद रखना है। फिर है राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य वो अभी ऊपर नाम आया था मोतीलाल मेनारिया की, मोतीलाल मेनारिया। तो ये सारी रचनाएं वो मोस्ट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना का नाम है। अभी ऊपर नाम आ गया था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह वाली रचना है। इसके प्रकाशन की बात करते तो 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन था। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो ऊपर हमने चर्चा कर ली है, 1929 में इसका प्रकाशन था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास अभी ऊपर नाम आया था, गणपति चंद्र गुप्त की रचना है और प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। हिंदी में आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या है। आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या एम में है 5 और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, ब में 10, स में 15, द में 20। तो आगत जो व्यंजन ध्वनिया है उसकी संख्या 5 है। ए वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी है, क, ख, ग, ज,
और फ, इन सभी के यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, सभी के ऐसे नुक्ता लगा हुआ है। ये जो है वो नुक्ता वाली जो है वो सारी है वो क्या है, ये अरबी फारसी की है, अरबी फारसी की है ये, परंतु इनको हमने हिंदी में काम में लिया है। अरबी फारसी के ये वर्ण है जो 5 है, याद रखना, क ख ग ज और फ। ये जो बिंदी लगी हुई इसको नुक्ता बोला जाता है। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। प वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी प को जब बोलते हैं तो कहां से बोला जाता है। एम में है कंठ, ब में तालु, स में ओष्ठ, द में मूर्धा। तो प का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है, ठीक है। और कौन कौन से इसके अंदर, प, फ, ब, भ और म, ये सारे आ रहे हैं जो हमारे ओष्ठ से उच्चारण हो रहा है। बात कर लेते कंठ, तो कंठ से हमारे और एक क, ख, ग, घ और अंग, क ख ग अंग, एक विसर्ग हो जाता है। दूसरी बात है हो जाता है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है हमारा। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम तालु की, तो तालु से हमारी जो च वाली लाइन है, च, छ, ज, झ और ये, च छ ज ये, एक हो जाता है हमारा तालव्य स, ये जो तालव्य स है ना, ये जो शंकर वाला ये हो जाता है। उसके बाद में जो ये होता है ना, ये रेलव में ये, तो ये है वो भी हमारा तालु ही है। बात कर लेते हैं मुर्दा की, तो मुर्दा का एक बार यहाँ पर इरेज करते हैं। मुर्दा का जो उच्चारण स्थान है उसके अंदर हमारे आते री, री हो गया, फिर र हो जाएगा, फिर हमारे ट, ठ, ड, ढ और ण, ये सारे, और एक ये मूर्धन्य स हो जाएगा जिसको षटकोण वाला स बोला जाता है। इनका सारे का उच्चारण स्थान क्या होता है, मुर्दा होता है। आगे बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है। अ ध्वनि, ब अक्षर, स शब्द, द वाक्य। तो इसको शब्द कहा जाता है, यानी दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं, जिस प्रकार हमने लिखा कमल, तो कमल के अंदर देखो क प्लस म प्लस ल, ये वर्ण है जिसको मिलाकर हमने एक शब्द का निर्माण किया कमल का, तो इस प्रकार ये। दूसरी बात ध्वनि की बात करें तो उच्चारण के हिसाब से सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, उच्चारण के हिसाब से सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। और अक्षर जो मनुष्य के अवयवों के द्वारा जो निकली गई ध्वनियां वो अक्षर कहलाती है, जिसके अंदर कंठ, तालु, मुर्दा ये जो सारे काम में आते हैं। बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अ 2, ब 4, स 6, द 8। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं, ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होते तत्सम शब्द, तत्सम शब्द होते, तद्भव शब्द होते, देशज शब्द होते और विदेशज शब्द होते। तो ये 4 प्रकार के शब्द है वो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3, ब 5, स 6, द 8। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं, जैसे मान लिया अभी हमने बात की थी कमल शब्द की, तो एक कमल, इसको कमल ही क्यों कहते हैं, कमल कैसे बना, ये बस प्रारंभ से चले आ रहे और हमने भी इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। यौगिक शब्द वो होते हैं जो योग करके बनाए जाते हैं, योग करके, जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो 2 शब्द थे, एक विद्या था और एक आल्य था। तो आल्य का मतलब घर होता है, विद्या का मतलब शिक्षा होता है, तो शिक्षा का जो घर होता है उसको हम विद्यालय बोलते हैं। तो 2 शब्दों का हमने योग किया और योग करके शब्द बनाया। और योग रूढ़ वो शब्द होते जिस प्रकार पंकज,
पहले हमने योग किया, पंक का मतलब होता है कीचड़ और जय का मतलब होता है जन्मना, कीचड़ में जन्मने वाला। तो ये कीचड़ में जन्मने वाले बहुत सारी चीजें होती है, परंतु ये पंकज सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया, कमल के लिए रूढ़ हो गया, तो इसलिए इसको योग रूढ़ कहेंगे। क्यों? पहले तो हमने इसका योग किया तो फिर ये किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए फिक्स हो गया, इसलिए इसको हमने योग रूढ़ का। तो ये तीनों शब्दों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, आपको जो फायदा मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। दूसरी बात, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बहुत ही शानदार फायदा होने वाला है आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।